बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अगले आधे घंटे में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और उसके पीछे की सियासी चाल को समझाएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो खबर के अंदर की खबर और उस खबर का असर क्या होगा अगले आधे घंटे में आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। चलिए जल्दी से देखते हैं कि कौन सी हैं आज की 4 अहम और बड़ी खबरें। देखिए, बैठकों से एनडीए में बनेगी सीट शेयरिंग की बात, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा महागठबंधन में कौन मांग रहा कितनी सीटें, इस पर भी विस्तार से खबर आपको देंगे। पवन सिंह के सवालों का ज्योति सिंह ने क्या जवाब दिया है वो भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही अक्षरा सिंह कहां से लड़ेंगी चुनाव वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे और लगातार बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर देखिए चुनावी चर्चा तेज है। अलग अलग दलों की तरफ से लगातार बैठकें हो रही हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से ही पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है और ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि आज बिहार चुनाव को लेकर क्या क्या मुख्य हलचल रहे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में आज चिराग पासवान के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, तो वहीं पटना में तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन की भी बैठक हुई। महागठबंधन के नेताओं ने एक एक करते हुए तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग की। अब सीएम आवास की भी बात करते हैं। देखिए, सीएम आवास पर भी जेडीयू की मीटिंग हुई और सीट शेयरिंग के साथ कैंडिडेट के नाम पर चर्चा की गई है। यानी सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। कई दौर की अभी और बैठकें चलने वाली हैं, इस तरीके की खबर है। और देखिए, 243 सीटों का सम्मानजनक बंटवारा किसी भी गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। जिस तरीके की बैठकें दिख रही हैं उससे भी समझ आ रहा है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। सीट शेयरिंग पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की बात की जाए, अंदर खाने रार की स्थिति है, लेकिन सबके सामने ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। और बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हर किसी की नजर सीट बंटवारे पर टिकी है। एनडीए में हलचल तेज है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर दिख रहा है। मांझी की मांग पर बात और चिराग की डिमांड पर चर्चाएं हो रही हैं। आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद चुनाव की चाल समझाएंगे। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर दिल्ली में एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के आवास की है। बिहार बीजेपी के नेता मंगल पांडे, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, तीनों नेताओं ने चिराग पासवान के साथ बैठकर सीट शेयरिंग पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि चिराग ने अपनी डिमांड बीजेपी नेताओं को बता दी है, जिस पर विचार करने का भरोसा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैठक सिर्फ चिराग के साथ ही हो रही है। पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। एक ओर मांझी तो दूसरी ओर चिराग। बीजेपी के बड़े नेता बारी बारी से मिल रहे हैं और सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला सेट किया जा रहा है। हम के अध्यक्ष संतोष सुमन ऑल इज वेल कह रहे हैं तो उनके पिता जीतन राम मांझी ने बीजेपी नेताओं के सामने 15 सीट की डिमांड रख दी है। जब 60% हमारा स्कोरिंग है तो 7 में 6 हम जीत सकते हैं, तो 8 के लिए हमको कम से कम 15 सीट चाहिए। गठबंधन के साथ पार्टियों के अंदर भी बैठकों का दौर तेज। पटना में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकट बंटवारे को लेकर जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की। शेयरिंग का कब तक सब कोई दिक्कत नहीं, अगले 2-3 दिन में सब हो जाएगा। चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू के नेता ये दावा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे पर सहयोगियों के साथ सहमति बन गई है और जल्द ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान भी कर दिया जाएगा। कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं और जिनके मन के अंदर सेवा का भाव से काम कर रहे हैं, उन व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम और कहीं समस्या नहीं आती। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब हर किसी की नजर है सीट बंटवारे पर। 2 दिन बाद 10 अक्टूबर से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देखना होगा इससे पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आता है या अभी और इंतजार करना होगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रिपोर्ट देखने के बाद अब चलिए खबर को विस्तार से समझाते हैं, चुनाव की चाल आपको समझाते हैं।
देखिए, चिराग पासवान के दिल्ली आवास पर करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई है, चर्चाएं की गई हैं। मंगल पांडे थे, विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान की चिराग पासवान के साथ सीटों और इसके साथ ही उम्मीदवारों पर बातचीत हुई है। चिराग के साथ बीजेपी की बैठक में बात कितनी आगे बढ़ी, अब ये भी समझते हैं। देखिए, सवाल ये है कि चिराग के साथ बीजेपी की जो मीटिंग हुई उसमें बातें कितनी आगे बढ़ी और कितनी बात बन पाई है। इसको समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि चिराग पासवान की ओर से सहयोगी पार्टी के सामने क्या मांगे रखी गई हैं। अब इस पर सूत्र ये बता रहे हैं। देखिए, अभी तक सूत्रों के हवाले से यह खबर है, जो डिमांड रखी गई है, नंबर्स रखे गए हैं, उस पर अब आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। चिराग की ओर से 2024 चुनाव के आधार पर सीटों की डिमांड की गई है। हर जीती लोकसभा सीट से कम चिराग पासवान को 2 विधानसभा की सीटें चाहिए, ये डिमांड भी उन्होंने रखी है। एलजेपी-आरबी के बड़े नेताओं के लिए सीट की डिमांड की गई है इस बैठक में, और बीजेपी की ओर से मांग पर विचार का भरोसा दिया गया है कि जो डिमांड चिराग ने रखी है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद उनको कंफर्म किया जाएगा। देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी दोबारा चिराग के साथ एक और मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि अभी ये जो मीटिंग हुई थी, आज की जो बैठक थी, उसमें चिराग की डिमांड सुनी गई है। लेकिन जब आगे चिराग के साथ बैठक होगी तो उसमें क्या कंफर्म एनडीए की तरफ से किया गया, बीजेपी ने क्या कंफर्म किया है, वो भी रखा जाएगा। अब जरा चिराग के परफॉर्मेंस के आधार पर सीटों की डिमांड भी देख लेते हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी का पिछले चुनावों में रिजल्ट जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि 2024 में 5 सीटों पर चिराग की पार्टी यानी कि एलजेपी-आरबी ने चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती थी। अब कुछ और चुनावों में चिराग की पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, स्ट्राइक रेट कैसा रहा, वो भी अब आपके सामने हमने रखे। 2010 की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, 2010 में एलजेपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 10 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट 13.33% रहा। 2014 के भी आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए, 2014 में चिराग की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 6 सीटों पर जीती थी और 6 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी। 6 ही सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और 6 सीटें उनके खाते में गई। स्ट्राइक रेट 85.71 का था। 2015 के आंकड़े अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, 2015 की बात करें तो 2015 में पार्टी 42 सीटों पर चुनाव लड़ती है और जीतती है महज 2 सीटें। स्ट्राइक रेट 4.76% रहा। जबकि 2019 की बात की जाए तो आंकड़े ये कहते हैं कि चिराग की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी और 6 सीटें उनके खाते में गई। स्ट्राइक रेट 100% रहा और इसीलिए देखिए, चिराग पासवान लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दबाव बनाने की स्थिति में है। विधानसभा चुनाव 2020 में 135 सीटों पर चिराग की पार्टी चुनाव लड़ी थी, महज 1 सीट पर उनको जीत हासिल हुई। स्ट्राइक रेट 0.74% रहा। जबकि लोकसभा चुनाव 2024 की ही बात करें तो देखिए, 5 सीटों पर चिराग की पार्टी चुनाव लड़ती है और 5 सीटें उनके खाते में, यानी कि स्ट्राइक रेट 100% का रहा और अब उसी का माइलेज चिराग पासवान लेना चाहते हैं। चुनाव की चाल अब समझिए। देखिए, चिराग की पार्टी का रिजल्ट और स्ट्राइक रेट क्या कहता है, यह समझना बहुत जरूरी है। विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, स्ट्राइक रेट तभी अच्छा रहा जब गठबंधन में रहे। 2020 में एनडीए से अलग लड़े, स्ट्राइक रेट गिरकर 0.74% पहुंच गया। चिराग के बेस वोट का असर तभी तक जब गठबंधन में वो रहे। अकेले लड़ने पर वोट परसेंटेज उनका घटा, जितना भी उनका वोट परसेंटेज जिसकी संभावना वो कर रहे थे उससे भी कम वो दिखाई देता है। यही आंकड़े बताते हैं कि चिराग के लिए फायदेमंद है कि वो गठबंधन में रहकर चुनाव लड़े। हालांकि ये भी सही है कि 2020 में चिराग एनडीए में होते तो क्या होता, ये समझिए। देखिए, एनडीए को 34.85% वोट मिला था, चिराग को 5.66% मिला था। दोनों को मिला दे तो 40.51% होता है, मगर बम्पर जीत हो सकती थी। मतलब चिराग के रहने से एनडीए मजबूत होती है और इसीलिए सामंजस्य बहुत जरूरी है और सम्मानजनक सीटों पर ही बात बनेगी, ये चिराग कई बार कह चुके हैं। एनडीए नेता क्या दावा कर रहे हैं ये भी समझिए। देखिए, एनडीए में ऑल इज वेल है, 5 दलों में समन्वय है, जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा
और जनता के सामने भी उसे रख दिया जाएगा और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर दिख रहा है। अब बात महागठबंधन की होगी। देखिए, एनडीए ही नहीं, महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में महामंथन जारी है। क्या हो सकता है महागठबंधन में सीट शेयरिंग का समीकरण? इस पर तेजस्वी सहयोगी दलों के साथ रणनीति लगातार वो बना रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन सीट शेयरिंग का पेंच अब भी सुलझना बाकी है। एनडीए की तरह महागठबंधन में भी बैठकों का दौर जारी है। एक एक कर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। सीपीआई के अलावे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी तेजस्वी यादव के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा की। महागठबंधन में नंबर के साथ साथ जिताऊ सीटों पर भी सबकी नजर है। कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव से इस बार बेहतर स्ट्राइक रेट रखना चाहती है, तो वाम दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने भी तेजस्वी से मुलाकात कर उचित भागीदारी की बात कही है। महागठबंधन जीतेगा। महागठबंधन का सामने चीफ मिनिस्टर का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हम एक साथ हम डिसाइड करेगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम दौर में है। आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस के खाते में क्या जाएगा, लेफ्ट पार्टियां कितनी सीट पर मानेंगी, पशुपति पारस की आरएलजेपी और हेमंत सोरेन के जेएमएम को तेजस्वी यादव किस तरह एडजस्ट करेंगे। वैसे राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगियों का दावा है कि सीट शेयरिंग पर बात लगभग बन गई है और अब बस ऐलान ही बाकी है। दूसरे को किसी का हिस्सा लेने की तो कोई बात ही नहीं है, तो मजबूती से है। सब लोग हम लोग बैठ रहे हैं, कहीं कोई किंतु नहीं। कई सीट ऐसे हैं जो हर व्यक्ति अपना हिसाब से डोनेट कर रहा है या मांग रहा है, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को इंतजार है फाइनल फॉर्मूले का। देखना होगा महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। देखिए, महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में 5 पार्टियां हैं। ये कौन कौन सी पार्टियां हैं अब आपके सामने हैं। देखिए, आरजेडी है, कांग्रेस है, वीआईपी और 3 लेफ्ट पार्टियां इसमें हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरएलजेपी भी महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहती है। और चुनावी चाल में अब ये समझिए कि स्ट्राइक रेट क्या रहा, परफॉर्मेंस क्या रहा महागठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं, ये आपके सामने हमने रखा है। देखिए, आरजेडी 144 पर चुनाव लड़ी थी, 75 सीटें उसके खाते में, 52.08% ये स्ट्राइक रेट रहा। आईएनसी की बात करें तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 सीटें उसके खाते में, 27.14% स्ट्राइक रेट रहा। इसके बाद सीपीआई-एमएल की बात करें, देखिए 19 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ती है, 12 सीटें उसके खाते में और ऐसे में स्ट्राइक रेट 63.15 रहा। अब सीपीआई की बात कर रहे हैं, यहां पर देखिए 6 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 2 सीटें खाते में, 33.33% स्ट्राइक रेट रहता है। सीपीएम की बात करते हैं, उसका परफॉर्मेंस ऐसा रहा कि 4 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ती है, 2 पर जीत हासिल होती है, 50% स्ट्राइक रेट। वीआईपी की भी बात कर लेते हैं, जो लगातार महागठबंधन में दबाव की स्थिति बना रहे हैं। 13 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं, 4 पर उनको जीत हासिल होती है और 30.76% उनका स्ट्राइक रेट रहता है। 2020 के ये आंकड़े आप देख रहे थे। महागठबंधन में किसकी कितनी डिमांड है, अब वो आपके सामने हमने रख दी है। देखिए, आरजेडी की बात करें तो 144 पर आरजेडी चुनाव लड़ी, जीत 75 पर। डिमांड अब तक पत्ते नहीं खोले गए हैं, अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि कितनी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, लेकिन कोशिश ये होगी कि कांग्रेस से वो ज्यादा सीटें हो। अब देखिए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस इससे पहले 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जीत पाई थी 19 सीटें और 50 से 60 सीटों की डिमांड इस बार की है। और ऐसे में देखना होगा कि क्या तय होता है महागठबंधन में। और ये लगातार हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं, जो महागठबंधन में पार्टियां हैं उनकी डिमांड अभी क्या है और इससे पहले के चुनाव में कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। सीपीआई-एमएल का आप देख रहे हैं आंकड़ा, 40 से 45 सीटों पर चुनाव इससे पहले लड़ा गया।
सीपीआई के खाते में 24 सीटें आई थी और सीपीएम इस बार देखिए 11 सीटें मांग रही है, जबकि सीपीआई की बात करें तो वो 24 सीटों की डिमांड कर रही है। और सीपीआई एमएल की बात की जाए तो ये सीटों की डिमांड हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी सीटें मांगी जा रही हैं। देखिए 60 सीट डिप्टी सीएम का पद, वीआईपी की ये डिमांड है। मुकेश सहनी की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि 60 सीटें मिले प्लस डिप्टी सीएम का पद मिले। लेकिन आज जो मुकेश सहनी ने बयान दिया कि सीटें थोड़ी कम चल सकती हैं लेकिन डिप्टी सीएम का पद वही होना चाहिए। और लगातार डिमांड आ रही है सामने, लेकिन अब तक पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द सीटों के बंटवारे और फॉर्मूले पर तस्वीर साफ हो जाएगी। इस तरीके की तस्वीर लगातार बयानों के जरिए सामने आ रही है। अब महागठबंधन में सीट का पेच क्या है ये भी समझिए। देखिए 243 सीटों को लेकर जो फॉर्मूला तय किया जा रहा है उसी पर बात बनने की कोशिश की जा रही है कि बात उस पर बने और सबको सम्मानजनक सीटें मिले। अब बात करेंगे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच हो रहे विवाद की। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों ही तरफ से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद चुनाव की चाल समझाएंगे। क्यों जाए? यही सवाल हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते मीडिया में। बिहार में चरम पर पहुंच चुकी सियासी हलचल के बीच एक पति पत्नी और पॉलिटिक्स का विवाद भी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये विवाद है भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का। पागल कर दिए ये लोग अपना भैया। नहीं भैया, पागल कर दिए। 5 अक्टूबर यानी रविवार को ज्योति सिंह पति पत्नी के बीच का विवाद सुलझाने लखनऊ पवन सिंह के आवास पहुंची। वहां जो हुआ उसे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए देखा। मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। अब पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सोशल मीडिया पर ही सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है। पत्नी ने रो रो कर आरोप लगाए तो पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए ज्योति से सवाल किया। उन्होंने लिखा, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूँ कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबके जनभावना को ठेस पहुँचाऊंगा जिनके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा। मैंने सम्मान के साथ आपको अपने घर पर बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की बातचीत हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं। इसके बाद अंतिम बात उन्होंने कही, समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी कि कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो जाए। पवन सिंह ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर सवाल किया तो ज्योति सिंह ने भी वहीं पर उनको जवाब दिया। ज्योति सिंह ने लिखा, आदरणीय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ, ये हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि अब 4 दीवारी के अंदर की ये बात नहीं रह गई है। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूँ। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए और चलिए अब चुनाव की चाल समझते हैं। देखिए पवन सिंह और ज्योति सिंह का पूरा विवाद क्या है ये अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी है। 2015 में पवन सिंह की पहली पत्नी ने आत्महत्या की थी। 2018 में पवन सिंह की ज्योति सिंह के साथ शादी होती है। ज्योति सिंह का संबंध भी पवन सिंह के साथ सही नहीं चलता है। 2022 में पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन 2024 में रिश्ते में ट्विस्ट आता है। पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। 2024 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से संबंध सुधार लिए और ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए 2024 में वोट मांगे। जनता के बीच वो पहुंची। 2024 में पवन सिंह लोकसभा का चुनाव हार गए। कुछ ही दिनों के बाद दोनों के संबंध फिर से खराब हो गए। ज्योति सिंह अपने पिता के घर जाकर रहने लगी। अलग होने के बाद भी ज्योति सिंह क्षेत्र में घूमती रही।
काराकाट के किसी सीट से चुनाव लड़ने की बात कही और इस बीच पवन सिंह के भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो गई। पवन सिंह बीजेपी नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा से मिले और मुलाकात के बाद उनकी चर्चाएं हुई और अब चर्चा ये है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पति पत्नी का विवाद गहराता जा रहा है। चैलेंज ज्योति सिंह ने किया है और पवन सिंह क्या उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।